अभी ऐसा नहीं ना, थोड़ी बात हम जरा दे रहे हैं, जरा थोड़े सवाल करा देना, रोटेट करने के चक्कर में कहीं चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। चलो भाई कराते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल अनसॉल्व, जबरदस्त सीरीज आ रही है। अगर तो हमारे साथ कुछ दिन तक लगातार बने रहे तो पेपर भाई होगा, पेपर होगा, इतना हम बता रहे हैं। चलो भाई चलते हैं। सबसे पहले एक एक सवाल कैसे पहले करेंगे उसको, ऑब्जेक्टिव में भी हम लोग मंथन करेंगे कैसे सवाल होगा, डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ के नहीं निकलेंगे। ऑब्जेक्टिव का भी एक एक सवाल बढ़िया तरीके से समझ के करेंगे, फिर आदि लघु लघु दीर्घ सब करेंगे और सबकी थ्योरी बाकायदा यहाँ पर तुमको समझाएंगे और वो जो थ्योरी है वो तुमको लिखी हुई मिलेगी। समझ में आया? चलो भाई चलते हैं बहुत तेजी में। जो ना तुमको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताना। ऑब्जेक्टिव 5 ऑब्जेक्टिव। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जितना भी कैलकुलेशन है तुम सबको करना पड़ेगा। अगर कोई कैलकुलेशन वाला आएगा तो हम पार्ट छोड़ेंगे और तुमको 30 सेकंड का टाइम देंगे कैलकुलेशन के लिए, और ऑफर लगाएंगे कैलकुलेशन में, ध्यान रखना इस बात का ध्यान रखना। चलो भैया चलते हैं पहले सवाल में। देखो 2022 सेट नंबर 1 जीएच 2022 सेट नंबर 1 जीएच। सबसे पहले 2022 का करेंगे, फिर 23 का करेंगे, फिर किसका करेंगे, 24 का करेंगे। चलो भैया तो सबसे पहले करते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है सॉलिड स्टेट का। तो हम वो सवाल नहीं करेंगे जो इस साल चैप्टर हट चुके हैं कोर्स से, जो चैप्टर हट चुके तो उससे आने का सवाल ही नहीं उठता, तो वो हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे जो चैप्टर हट चुके। तो 2022 में सॉलिड स्टेट था, सॉलिड स्टेट का पहला क्वेश्चन आ जाता, तो इस साल में नहीं करना क्योंकि इस साल सॉलिड स्टेट हट चुका है, तो पहला क्वेश्चन नहीं करेंगे। करेंगे पहले का खा। तो हम पहले का खा क्वेश्चन में आते हैं। उत्तर नंबर पहले का खा, एकदम बीचों बीच हेडिंग डालेंगे, उत्तर नंबर पहले का खा। और पहले का खा उत्तर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 400 ml विलियन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है, विलियन की मोलरता ज्ञात करो। कह रहा है विलियन की मोलरता ज्ञात करो। भैया बताओ जरा, मोलरता, जब भी तुमको मोलरता ज्ञात करनी हो, क्या तुमने मोलरता का फार्मूला नहीं पढ़ा है? क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि भैया 400 ml विलियन में 400 ml विलियन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है, विलियन की मोलरता ज्ञात करो। तो मोलरता जब भी ज्ञात करनी होती है तो मोलरता का फार्मूला होता है विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन, विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। जब भी मोलरता ज्ञात करना हो तो मोलरता का फार्मूला होता है विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 400 ml विलियन में 400 ml विलियन में 7 ग्राम NaOH घोला गया है। अच्छा बताओ जरा, 400 ml विलियन में, यानी कि विलियन कितना दे रखा है 400 ml, यानी कि विलियन का आयतन कितना दे रखा है 400 ml। तो अगर विलियन का आयतन रखना चाहे तो क्या 400 ml रख सकते? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि आयतन तो दिया गया 400 पर ml में दिया गया, हमको किसमें चाहिए, लीटर में चाहिए। ये दिया गया मिलीलीटर में, ये दिया गया लीटर में, पर हमको रखना होता है। तो मिलीलीटर को लीटर में तब्दील कर देंगे तो रख सकते हैं। मिलीलीटर को लीटर में कैसे तब्दील करेंगे, इसमें 1000 का भाग देंगे। तो यहाँ 400 ना रख के यहाँ रखेंगे 400/1000, क्योंकि हमने इसको लीटर में तब्दील किया है। विलेय के मोल, विलेय के मोल कैसे रखेंगे भैया बताओ जरा विलेय के मोल यहाँ पर कितना दिया गया भैया, 7 ग्राम NaOH घोला गया है। तो भैया हमने अभी कहा इन दोनों में जो कम होता है उसे क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। तो NaOH को विलेय बोलेंगे क्योंकि ये कम है। पर भैया तो क्या ये रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ विलेय के मोल रखने, और यहाँ क्या दिया गया, विलेय की मात्रा दी गई है 7 ग्राम दी गई है। यहाँ ग्राम में मात्रा दी गई, मोलों में नहीं दी गई है। उनको विलेय की मात्रा किस में रखनी है, मोलों में रखनी है। तो भैया अब क्या करेंगे, इसको मोल में तब्दील करो। कभी भी विलेय ग्राम में दिया गया उसको मोल में तब्दील करना है। तो फार्मूला होता है मोल बराबर ग्राम में भार अपॉन अणु भार, ये फार्मूला होता है। तो अगर हम इसको मोल में तब्दील करना तो इसका ग्राम में भार जो ऊपर रखेंगे, और इसका जो अणु भार है क्या है, NaOH। NaOH का अणु भार कैसे निकालेंगे, तो NaOH का अणु भार निकालेंगे 23। NaOH का अणु भार कैसे निकालेंगे हम यहाँ बता रहे हैं, देखना क्या बताते भैया। NaOH का अणु भार इधर साइड बताते हैं, देखो भैया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो हाँ दिख रहा है। NaOH का अणु भार हम बता दे रहे हैं यहाँ पर,
कैसे निकालेंगे? NaOH का कैसे निकालते हैं? Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, टोटल कितना आया? 40। तो मूलक संख्या कितनी है भैया बता जरा? 7/40। यहाँ रख दो 7/40, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच में गुणा हो जाता है, तो हो जाएगा 7 गुणे 1000/40 गुणे 400। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 कितना आ जाएगा? 7/16 आ जाएगा। अब बताओ भैया 7/16 करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है? कौन आंसर बताएगा भैया? बताओ जरा, आंसर बताओ भाई। पहले का आंसर क्या होगा, दूसरे का आंसर क्या होगा, कौन बताएगा? 7/16 करेंगे कितना आ जाएगा? कौन बताएगा आंसर? गजब अंकित चौहान, वाह भाई अंकित चौहान, छा गए तुम तो आज। पहला आंसर, पहला आंसर भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। 0.437, इसका भाग दोगे तो 0.437, गजब का आंसर। तो इसका आंसर नंबर कौन सा होगा भैया बताओ जरा? एक टॉफी अंकित चौहान के नाम, एक टॉफी यहाँ हम लिखे दे रहे, एक टॉफी अंकित चौहान के नाम। अंकित चौहान के नाम एक टॉफी भाई, एक टॉफी पक्का बनती। चलो भाई अगले सवाल में चला जाए, अगले सवाल में चला जाए, सबको आ चुका होगा। तो इस वाले का आंसर क्या होगा भैया? ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन है 0.437, ए ऑप्शन सही है 0.437। ठीक है, चलो अगले सवाल में चलते हैं। पहले का खा हो गया, अगले सवाल में चलते हैं। पहले के गा में उत्तर नंबर, पहले का गा उत्तर नंबर पहले का गा, उत्तर नंबर पहले का गा क्या है? कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात करूं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात करूं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए कि वेग स्थिरांक प्रथम कोटि के लिए ज्ञात करो, द्वितीय कोटि के लिए ज्ञात करो या तृतीय कोटि के लिए ज्ञात करो, तो हम एक फार्मूला बता दे रहे हैं, के बराबर, हाँ बताओ भैया, क्या मैं जबरदस्त आ रहा है भैया बताओ जरा, बताओ भैया कोई समस्या है? ठीक है, देखो भैया, हाँ ध्यान रखना, कभी भी बोलते हैं वेग स्थिरांक का मात्रक बताओ, तो एक गजब का हम तुमको दे रहे हैं फार्मूला कि तुमको रटने की जरूरत ही नहीं, प्रथम, शून्य, द्वितीय, तृतीय, तुमको सिर्फ ये रटना है, मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - n सेकंड इनवर्स, ये तुमको बस पता होना चाहिए, के बराबर मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - n सेकंड इनवर्स। अगर बोले जो भी बोले, अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बोलते के का मान ज्ञात करो तो n की जगह 0, अगर बोलते प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी कि के का मान ज्ञात करो तो 1, अगर बोले द्वितीय कोटि के लिए तो n की जगह 2, और बोले तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करो तो n की जगह क्या रखेंगे? 3। किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान क्या आएगा? n की जगह वो रख देंगे, तो हम निकालेंगे जबरदस्त आंसर। कह रहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करो, तो प्रथम कोटि का मतलब क्या है? n की जगह क्या रखेंगे? 1 रखते हैं। देखिए हमारा आंसर आता है कि नहीं कि हम लोग फर्जी की बातें कर रहे हैं। मोल अपॉन लीटर 1, n की जगह रखा n बराबर सेकंड इनवर्स, ये आ जाएगा मोल अपॉन लीटर, 1 से 1 जाएगा कितना बचेगा? 0 सेकंड इनवर्स। अच्छा किसी की पावर 0 होती तो वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, तो 1 इंटू सेकंड इनवर्स, 1 का सेकंड इनवर्स में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? सेकंड इनवर्स, यानी कि के का मान क्या आएगा? के की यूनिट क्या आई? के की यूनिट आई सेकंड इनवर्स। कौन सा ऑप्शन सही है भैया बताओ जरा, कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन सही है भैया बताओ जरा, दूसरा ऑप्शन सही है, जबरदस्त चल रहा भाई बताओ जरा। बताओ भाई, ये वाला क्वेश्चन उतारने के लिए हम टाइम दे रहे, उतार सकते भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है। उतार लो भाई क्वेश्चन।
हम्म। चलो भाई करते हैं जबरदस्त क्वेश्चन, बताओ भैया। अगला विद रिएक्शन देखेंगे भैया क्वेश्चन, उत्तर नंबर पहले के घा में चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया? कह रहा है जल अपघटन, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है जल अपघटन पर, कह रहा है कि जल अपघटन पर, कह रहा है जल अपघटन पर बेंजोनामाइड क्या करता है? बेंजोनामाइड रिएक्शन करके देख लेते हैं, अभी सब पता चल जाएगा। कुछ भी ऐसे नहीं फर्जी में चल रहा भाई, जल अपघटन करके देखेंगे क्या आएगा भैया, बताओ जरा। कुछ नहीं आएगा, जबरदस्त आता है। हमने हमेशा से कहा है भैया, जब भी तुमको कभी भी एमाइड ग्रुप दिख जाए, अब क्या दिख जाए, HOH दिख जाए, रिएक्शन ध्यान रखना, कभी भी एमाइड ग्रुप दिख जाए, क्या दिख जाए, HOH दिख जाए, तो ध्यान रखना यहाँ से NH2 यहाँ के H को लेके भागता है, तो क्या भैया भागा, NH3 भाग गया। बाकी जो है उसको उठा के जोड़ दो, बाकी जो है उसको उठा के जोड़ देते हैं भैया। देखो COOH, देखो ये CO है, ये OH, ये यहाँ पे चला जाएगा तो क्या जाएगा, COOH। एकदम सिंपल ट्रिक बता रहे हैं, मैकेनिज्म नहीं बताएंगे। अगर मैकेनिज्म बताएंगे तो फिर बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि हमको अनसॉल्व पेपर करना है फटाफट। जब कंप्लीट केमिस्ट्री कराएंगे तब हम मैकेनिज्म वगैरह सब बताएंगे, तो फिर वो 800-900 मतलब बहुत ज़्यादा दिन लगेंगे, मतलब 800-900 वीडियो बनेंगे, हो सकता है 300 बने, काफ़ी बन जाएंगे, फिर फर्स्ट ईयर से पूरा बनाना पड़ेगा। तो अभी सिर्फ हमको एक फटाफट वीडियो कराना है, केवल हमको तुमको 70 में 70 नंबर केमिस्ट्री दिलाने, इसलिए फटाक से समझो सिंपल ट्रिक में कि जब भी तुमको एमाइड ग्रुप दिख जाए, HOH दिख जाए इस तरीके से, तो NH2 को H को लेके भेज देना, तो क्या हो जाएगा NH3, ये CO ये OH आ जाएगा। तो क्या बन रहा है, बेंजोनामाइड जल के साथ क्रिया कर रहा है, तो क्या बन रहा है, इसे कहते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजीन, और ये क्या वही तो बेंजोइक एसिड। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है भैया, बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बताओ भाई। ये रिएक्शन उतार सकते भाई? अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। चलो अगला क्वेश्चन, तेरा अगली रिएक्शन बताओ भैया, अगली रिएक्शन बताओ। बताओ भैया अगली रिएक्शन जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि ये तुमको रिएक्शन दे रखा RNH2 प्लस CH3 प्लस का 3KOH, कह रहा है ये अभिक्रिया बताओ। तो भैया इस प्रकार की अभिक्रिया देखो हमने पूरी कर दी है, और ये जो प्रोडक्ट होता है ये बनता है कार्बिल एमीन, इसको बोलते हैं कार्बिल एमीन। और ये जो अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि प्रोडक्ट बना कार्बिल एमीन, तो क्या भैया बनती है, इस अभिक्रिया को नाम देते हैं कार्बिल एमीन। तो जो पहले का घा का है वो ये रिएक्शन है RNH2 प्लस CH3 प्लस का 3KOH। ये कैसे रिएक्शन होती है इसको अभी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आया, जब 1 नंबर में आएगा तो इस रिएक्शन पे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी सब पे चर्चा करेंगे, अभी सब आएगा एक बार तो चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैंने पूरी रिएक्शन नोट कर दी कि जो एमीन होता है जब क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है, कभी भी ध्यान रखना जब भी एमीन ग्रुप क्लोरोफॉर्म से क्रिया करें, किससे करें, एमीन ग्रुप क्लोरोफॉर्म से क्रिया करें, तो क्या बनेगा यहाँ पर, कार्बिल एमीन। और ये वाली अभिक्रिया क्या कहलाएगी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो ये वाली अभिक्रिया जो पहले का घा नंबर हो गया वो गया क्या कहा जाता है, कार्बिल एमीन। चलो भैया अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और भाई पहले के अंदर नंबर में चलते हैं। चलो भाई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज चल रही है थोड़ा सा बीमार है पर थकेंगे हारेंगे नहीं भैया, थक सकता, थका हुआ आदमी जीता हुआ होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास फोटो है
तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। चलो हाँ, क्योंकि क्वेश्चन इसका इधर आ जाता है। आरएनए में उपस्थित क्षारक है। आरएनए में एक हम तुमको ट्रिक बता रहे हैं डीएनए और आरएनए की। चलो एक ट्रिक बता रहे हैं कि जब भी डीएनए का नाम हो तो ध्यान रखना एटीजीसी ट्रिक, और जब भी आरएनए का नाम हो तो ट्रिक ध्यान रखना एयूजीसी। जब भी डीएनए की बात हो, दोनों की बात हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आएगा डीएनए में भी क्या उपस्थित होता है, आरएनए में। यहाँ फिलहाल आरएनए में पूछा जा रहा है, कभी डीएनए में पूछा जाएगा, तो दोनों ट्रिक ध्यान रखना। डीएनए में जब पूछा जाएगा तो क्या होगा, एटीजीसी। एटीजीसी मतलब क्या भैया, ए से एडेनिन, टी से थाइमिन, जी से ग्वानिन और सी से साइटोसिन। ए से एडेनिन, टी से थाइमिन, जी से ग्वानिन, सी से साइटोसिन। यहाँ पर भी ए से एडेनिन, यू से क्या हो जाएगा, यूरेसिल, जी से ग्वानिन, सी से साइटोसिन। ए जी सी तो सेम रहेंगे। डीएनए में क्या होता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन प्रेजेंट रहते हैं, पर आरएनए में क्या होता है, एडेनिन, थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन प्रेजेंस रहते हैं। तो ध्यान रखना डीएनए में एटीजीसी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और आरएनए में ए जी सी तो सेम ही रहेंगे, टी की जगह क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, यानी कि एयूजीसी, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। तो हमसे यहाँ बात कर रहा है आरएनए के लिए। तो देखो भैया आरएनए में कौन सा होगा क्वेश्चन, बताओ जरा। आरएनए में अगर देखा जाए तो कौन सा क्वेश्चन होगा, है चौथा नंबर का क्वेश्चन है भैया, बताओ जरा इसको क्या समस्या है। इसमें किसी कोई समस्या हो तो बताओ। अगला जो क्वेश्चन है, चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए भाई, बताओ जरा किसी को कोई समस्या हो रही, खास दिखने में दिक्कत हो रही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो चुके, किसी को कोई दिक्कत हो रही तो बताओ, फिर आगे चले फटाफट भाई बताओ। नहीं ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। अगला हम शॉर्ट का क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे में। लॉरेंस सरकार की जय। तुम्हें दिक्कत हो सकती है, हम समझ रहे हैं, थोड़ा टाइम दो। लॉरेंस सरकार, चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन में, दूसरे नंबर में चलते हैं। थ्योरी में आते हैं फटाफट, दो नंबर वाले क्वेश्चन में सारे ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए। देखो जो दूसरे का क्वेश्चन है वो सॉलिड स्टेट का है, ठीक है। दूसरे के खा में चलते हैं, तो वो करना नहीं है, दूसरे के खा में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दूसरे का खा कह रहा है,
कह रहा विलायक का वाष्प दाब से अवनमन से आप क्या समझते हो? और प्रूवमेंट करनी 2 नंबर में। बताओ 2 नंबर में सब कुछ करवा दे रहा है। चलो वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है? देखो हम क्या कहेंगे, मान लो कोई विलायक है, मान लो फॉर एग्जांपल विलायक में पानी ले लिया जाए, विलायक में पानी ले, वाष्प दाब में अवनमन को अच्छे से समझो। मान लो पानी ले लिया जाए, ठीक है। अब हमने जब पानी का पहले मान लो प्रेशर नापा, ठीक है, पहले हमने प्रेशर नापा तो मान लो 70 निकला फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब हमने इसमें क्या आवाजशील पदार्थ मिला दिया। आवाजशील पदार्थ का मतलब क्या होता है? जैसे चीनी जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होती, जैसे नमक जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होता है। तो हमने इसमें नमक या चीनी मिला दी। नमक या चीनी का मतलब होता है आवाजशील पदार्थ कोई मिला। जैसे हमने यहाँ नमक या चीनी यानी कि आवाजशील पदार्थ बोला, फिर हमने इसका दाब नापा तो हमने देखा कि इसका जो वाष्प दाब था उसमें कमी आ गई। क्या आ गई भैया बताओ जरा? कमी आ गई। इसका वाष्प दाब जो था उसमें क्या आ गई? कमी। मान लो 60 हो गया। तो हमने ये देखा जब भी हम किसी विलायक में, अच्छा कमी क्यों आती इसका एक टॉपिक है, ऊपर लगा देते हैं बॉयल, वो सब इतना विस्तार से नहीं समझाएंगे। अगर समझाएंगे तो फिर पूरी क्लास ही ले लेंगे। अनसॉल्व कराने का मतलब क्या है? अनसॉल्व कराने का मतलब हम लोग चैप्टर पढ़ के और करा दिया, फिर भी कोई चैप्टर पढ़ के भी नहीं आया तो इतना हम करा दे रहे कि वो कम से कम यहाँ से पूरी चीजें सीख के 70 में 70 नंबर का पेपर करके आ सकता है। बाकी बेसिक नॉलेज के लिए मेरे वीडियो जाके पढ़ करके। तो हम कहेंगे कि किसी भी, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाष्प दाब में अवनमन को समझाओ। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे किसी भी शुद्ध विलायक में अगर हम आवाजशील पदार्थ घोल देते हैं, मिला देते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। पहले 70 था, फिर क्या हो गया? 60। तो इसी को क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। हम कहेंगे यदि किसी, डेफिनेशन क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यदि किसी शुद्ध विलायक में आवाजशील पदार्थ घोलने पर उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है तो उसे ही क्या कहते हैं? वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो हम कहेंगे इसे ही वाष्प दाब में क्या कहते हैं? अवनमन कहते हैं। तो हम कहेंगे कि मान लो पहले इसका वाष्प दाब हम 70 ना मान के पहले हम इसका वाष्प दाब क्या मान लेते हैं? P0। और जब आवाजशील पदार्थ घुला गया और बाद में जब इसका वाष्प दाब नापा गया तो हमने क्या देखा कि इसका वाष्प दाब हमने नापा तो जितना भी निकला हमने माना इसका बाद में वाष्प दाब कितना निकला? PS। अगर हमको वाष्प दाब में कमी चाहिए तो वाष्प दाब में कमी कैसे निकाली जाती है? मान लो पहले 70 था, फिर 60 हो गया तो हम कहेंगे ना 10 कम हो गया। कैसे कहेंगे? बाद वाले से पहले वाला घटा देते हैं। मतलब जो पहले वाला था और जो बाद वाला था, पहले वाले से बाद वाला क्या करते हैं? घटा देते हैं। पहले 70 था, बाद में 60 था, तुम कहेंगे 10 कम, पहले से बाद वाला घटा देंगे। तो पहले वाष्प दाब ये माना था, आवाजशील पदार्थ मिलाने के बाद वाष्प दाब ये माना था, तो वाष्प दाब कमी कैसे निकालेंगे? P0 माइनस PS। इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही भैया बताओ जरा? और अगर हमको वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन निकालना है, आपेक्षिक अवनमन निकालना है तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कैसे निकालते हैं? जितनी वाष्प दाब में कमी आई उसको ऊपर और जो पहले विलयन का वाष्प दाब था उसको नीचे लिखते हैं। तो वाष्प दाब में कमी कितनी आई है? P0 माइनस PS। और पहले वाष्प दाब क्या था? P0। इस तरीके हम लोग निकालते हैं वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है? फिर से हमने बता रहे हैं किसी विलयन में यदि आवाजशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, इसे ही कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। इसको कैसे निकालते हैं? हमने कहा पहले वाष्प दाब P0 है, बाद में PS है, तो वाष्प दाब में कमी क्या निकलेगी? पहले से बाद वाला घटा देंगे यानी कि P0 माइनस PS। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कैसे निकलेगा? जो कमी है उसको ऊपर लिखेंगे और जो वाष्प दाब का पहले का था, वाष्प दाब जो विलयन का पहले का वाष्प दाब था उसको नीचे लिखा। तो वाष्प दाब में ये क्या गया? अपेक्षिक अवनमन। यह बताओ जरा। अब हमसे ये तो पूछ ही रहा था वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन और ये वाष्प दाब में कमी तो पूछ ही रहा था। अच्छा इसकी जो डेफिनेशन हमने बोली चाहो तो लिख सकती हूँ? बोलिए, एक बार जब रिवाइज करना तब लिख लेना। और वैसे तुम लोग के जो ग्रुप हैं एक टेलीग्राम पे हम ग्रुप बना देंगे बहुत जल्दी ही, मतलब एक आध दिन में बना देंगे। तो इसकी जितनी PDF होगी, जितनी भी थ्योरी होगी, जितनी भी हम पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने के बाद भाई लिख तो नहीं सकते क्योंकि अगर लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम बोल देते हैं, समझा देते हैं, और समझाने के बाद जो इसका कंटेंट होगा, थ्योरी जो होगी वो हम तुम्हारे टेलीग्राम पे भेजते रहेंगे। तो हम बहुत जल्दी एक हम टेलीग्राम चैनल
बना देंगे आज या कल में। तो इसका जो थ्योरी वाला पोर्शन है, जो लिखने वाला पोर्शन, वो टेलीग्राम पे आता रहेगा, तो तुम उससे कंप्लीट कर सकते हो। बाकी समझने वाला है यहाँ से, तो वो जो पीडीएफ है इस चैप्टर की, जो हम समझा रहे जितना भी है लिखा हुआ पूरा तुम्हारे चैनल पे आ जाएगा। तो अभी दूसरे खा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। वाद दाब में अवनमन को समझाना था, हमने समझा दिया। अब कह रहा है वाद दाब में अवनमन तथा विज्ञान मूल प्रवाह। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा वाद दाब में अवनमन कह रहा वाद दाब में अवनमन तथा विलय का वाद दाब तथा मूल प्रवाह के बीच संबंध ज्ञात करो। अगला जो है कह रहा वाद दाब एवं मूल प्रवाह में आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध का व्यंजक ज्ञात करो। चलो भैया ज्ञात करते हैं, देखते हैं क्या है। देखो सबसे पहले तुमको राउल्ट का नियम इसके लिए पता होना चाहिए। राउल्ट का नियम क्या होता है? हम कहते हैं किसी विलयन का मूल प्रवाह, विलयन का मूल प्रवाह विलायक के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। हमको राउल्ट का नियम पता होना चाहिए। राउल्ट का नियम क्या होता है? राउल्ट का नियम कहता है विलयन का मूल प्रवाह विलायक के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। क्योंकि इन दोनों में हमको संबंध ज्ञात करना है, तो इन्हीं दोनों को रखेंगे। और ये दोनों किस नियम, ये दोनों जब रखेंगे तो ये दोनों बराबर रखना किस नियम में बताया गया? राउल्ट के नियम के। राउल्ट ही कहता है कि विलयन का मूल प्रवाह जो विलायक के वाष्प दाब में संबंध कौन बता रहा? राउल्ट का नियम। राउल्ट कहता है इस विलयन का मूल प्रवाह है वो विलायक के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। विलयन का मूल प्रवाह, विलयन का मूल प्रवाह क्या होता है? हम कहते हैं स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। भैया ये कैसे आया? तो विलयन का जो मूल प्रवाह होता है, अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है विलयन का मूल प्रवाह कैसे आया, तो जाओ भैया मेरे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में और फटाक से वहाँ 1 मिनट में देख लो मूल प्रवाह, तुमको समझ में आ जाएगा कि विलयन का मूल प्रवाह क्या होता है। बहुत ज्यादा समय नहीं रखेगा, 1 या 2 मिनट लगेगा। वहाँ पर मूल प्रवाह जैसा टॉपिक पढ़ा हो जाके देख लो, नहीं तो फिर यहाँ पर अभी पहले समझो फिर उसके बाद देखना। चलो भैया देखो, तो विलयन का मूल प्रवाह होता है स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। कैसे होता है? कैसे होता है भैया? हम कहेंगे विलय के जो मूल होते हैं उसको ऊपर रखते हैं, विलय के मूल को स्मॉल एन कहते हैं, और नीचे क्या रखते हैं? विलयन के मूलों को। विलयन के मूल में 2 प्रकार के मूल आते हैं, एक विलय के और विलायक के। तो विलय का मूल प्रवाह होता है विलय के मूल अपॉन विलय के मूल प्लस विलायक के मूल। विलय के मूल, विलय के मूल प्लस विलायक के मूल। और विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को क्या कहते हैं? अभी तो भैया पढ़ा था P0 माइनस PS अपॉन P0। ये कैसे बोल सकते हो? अभी तो पढ़ा था विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कैसे निकालते हैं। बताओ जरा भैया, इसमें किसी कोई समस्या हो तो हमको बता सकता है। भैया बताओ जरा। अब हम क्या करेंगे? हमको प्रूवमेंट करनी है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे इसका व्युत्क्रम करने पे। हम कहेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, क्योंकि हमको प्रूवमेंट को आगे बढ़ाना है, तो हम करते हैं इसका व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम करेंगे तो आ जाएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन ऊपर चला जाएगा, स्मॉल एन नीचे चला जाएगा। ये नीचे चला जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। व्युत्क्रम का मतलब होता है जो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ये हो गया, यह व्युत्क्रम करा। अब हम क्या कहेंगे? दोनों पक्षों से एक एक घटाने पर लिख देना, दोनों पक्षों से एक घटाने पर। जब भी हम दोनों पक्षों से एक एक घटाएंगे तो घटाएंगे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन माइनस 1 बराबर P0 अपॉन P0 माइनस PS माइनस 1। दोनों पक्षों से हमने एक एक घटा दिया। बताओ भैया इसमें किसी कोई समस्या है? सबसे पहले हमने इसका व्युत्क्रम किया और इसके बाद में दोनों पक्षों से घटा दिया। अब क्या करेंगे? हम लासा ले लेंगे। इसका लासा लेंगे स्मॉल एन। स्मॉल एन से देखो भैया आ रहा नीचे कि नहीं आ रहा, देखिए जरा देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है। स्मॉल एन, इन दोनों में लासा ले लिया स्मॉल एन। स्मॉल एन का स्मॉल एन में भाग दिया 1 का स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन में गुणा करा, यही आ जाएगा माइनस का 1 का एन में भाग दिया एन का 1 में गुणा करा एन। कोई दिक्कत है? बराबर। इसमें जब लासा लेंगे इसका और इसका लासा लेंगे तो आ जाएगा P0 माइनस PS। P0 माइनस PS का भाग देंगे 1 का P0 में गुणा करेंगे P0, 1 का P0 माइनस PS में गुणा करेंगे P0 माइनस PS, 1 में गुणा करेंगे तो P0 माइनस का PS। काय का तो भैया परेशान कर रहे हो। देखो भैया ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं भैया, देखना
स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन माइनस एन, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन क्या जाएगा स्मॉल एन इक्वल टू पी नॉट माइनस, निशान हटेगा तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, माइनस का पी नॉट ये प्लस का पी एस तो जाएगा माइनस का पी नॉट और प्लस का पी एस अपॉन क्या जाएगा पी नॉट माइनस का पी एस। अब देखो माइनस प्लस कट जाएगा, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन, ये प्लस माइनस कट जाएगा, पी एस अपॉन पी नॉट माइनस का पी एस, ये आ गया तुम्हारा प्रूवमेंट। हमको मोल प्रभाव और विलायक के बाद साथ के अपेक्षित अपघटन के बीच में एक हमको गणना करनी थी, स्थापित करना था सूत्र, तो हमने एक सूत्र स्थापित कर दिया। अपघटन के विलय के मूल प्रभाव विलायक के बाद दाब के आपेक्षिक अपघटन के बीच गणना संबंधी सूत्र स्थापित करना था, एक कर दिया। समझ में आया? ये राउट का नियम होता है, ये पता होना चाहिए तुम्हें। मेरे मूल प्रभाव को ये कहते ये पता होना चाहिए, ये हमने अभी बताया, ये पता होगा, बाकी हमने क्या करा उनको पता ही चल गया होगा। विलयन का मूल प्रभाव क्या होता है, मीन ये है, ठीक है। ये कैसे आया वैसे तो हमने समझा दिया। विलयन का मूल प्रभाव विलय के मूल अपॉन विलय प्लस विलायक के मूल होते हैं। विलय के मूल को ये कहते हैं, विलय और विलायक को ये कहते हैं। बाकी अगर और भी डीपली समझा है तो चैप्टर में जाओ, 1-2 मिनट में देख लो, फटाफट आ जाएगा। आगे करते हैं। चलो अगला सवाल है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, ऐसा ही कुछ है सवाल, देखिए। अगला क्या कह रहा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाओ। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाओ भैया। देखो अभी हमने इसको समझाया है विलयन वाले चैप्टर में, फिर से समझ लो। ठीक है, देखो बताओ जरा, ये वाला हमने तुमको क्वेश्चन नहीं समझाया, बताओ जरा। चलो भाई, जैसा भी गंदा अच्छा चित्र बना है बस तुमको चित्र समझना है बहुत अच्छे से, तो इसके बाद आगे चलते हैं। चलो भाई, अगर हम आगे की बात करें, इसमें हम क्या करेंगे भाई, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव में क्या करते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, इस प्रकार का हम चित्र बनाएंगे। सर्वप्रथम एक बीकर लेते हैं, ठीक है। जब हम बीकर लेते हैं, अब बीकर में हम कौन सा विलयन लेते हैं भैया बता जरा, 1 मोल HCl विलयन का लेते हैं, 1 मोल HCl विलयन लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्लेटिनम का तार डालते हैं, प्लेटिनम की धातु डालते हैं, और जैसे प्लेटिनम में तो क्या होता है, यहाँ पर बहुत तेजी हाइड्रोजन गैस, अब ये हाइड्रोजन जो होता है भाई, HCl जो होता है वो प्लेटिनम धातु पे इकट्ठा होता है, और प्लेटिनम धातु क्या करती है भैया, प्लेटिनम धातु हाइड्रोजन क्लोराइड को अपने पे इकट्ठा करके उसको H2 गैस में तब्दील कर देती है, और H2 गैस कुछ यहाँ से निकल जाता है, कुछ बुलबुले के रूप में निकल जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?
ये एक कांच का बीकर होता है, ये प्लेटिनम की तार होती है, इस प्लेटिनम की तार से प्लेटिनम का धातु बांध दिया जाता है। ये प्लेटिनम का धातु किसमें, ये विलयन किसका होता है, HCl का होता है। ये प्लेटिनम की धातु जब HCl विलयन से टकराती है तो ये प्लेटिनम की धातु HCl विलयन से H+ आयंस को अपने ऊपर ले लेती है और उसको H2 गैस में तब्दील कर देती है। कुछ H2 यहाँ से निकल जाते हैं, कुछ H2 यहाँ से निकल जाते हैं। ये एक प्रकार का जो क्या है, इसको बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। सबसे बड़ी बात है ये ध्यान रखना कि ऐसा विलयन जिसमें 1 मोल HCl विलयन ले लिया जाता है, 1 मोल HCl विलयन ले लिया जाता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। हम कहेंगे वह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें H2 गैस का दाब 1 वायुमंडलीय दाब हो, जिसमें H2 गैस का दाब, यहाँ दाब कितना होगा ये बताओ जरा, H2 गैस का हम कहेंगे 1 वायुमंडलीय, हम कहेंगे 1 वायुमंडलीय। तो हम कहेंगे वह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें H2 गैस का दाब 1 वायुमंडलीय हो तथा विलयन में H+ आयनों की सांद्रता 1 मोल हो। हम कहेंगे अगर इसकी परिभाषा लिखने के लिए आ जाएगी 2 नंबर में, अगर 4 नंबर में आएगी तो इसकी ये अगर 2 नंबर में आएगी तो चित्र बनाएंगे, जो हम डेफिनेशन बोल रहे हैं वो लिखोगे, और अगर 4 नंबर में आएगा तो ये चित्र बनाओगे, जो डेफिनेशन बोल रहे हैं वो भी लिखोगे, और जो हमने इसमें बताया है, क्या बताया है कि सर्वप्रथम एक बीकर लेते हैं, विलयन भरते हैं, प्लेटिनम की तार डालते हैं, प्लेटिनम की धातु डालते हैं, कैसे टकराता है, कैसे हाइड्रोजन, वो विधि भी तुम पूरी लिखोगे। हालांकि जब 4 नंबर में भी आएगा आंसर में क्वेश्चन तो एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, पर हमने बता दिया। फिलहाल अभी 2 नंबर में आया, देखते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। इस तरीके का चित्र बनाओगे, हम तुमको टेलीग्राम पे इसका जो विधिवत चित्र बना हुआ है बुक में वो भी हम तुमको अपलोड कर देंगे। फिलहाल हमने समझाने के पर्पज से इतना तो बना दिया कि समझ लोगे, बाकी विधिवत चित्र भी अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पे। तो हमने बताया कि इसकी परिभाषा क्या होती है, जब भी 2 नंबर में आए चित्र बनाएंगे, परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा क्या लिखेंगे, हम कहेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की परिभाषा क्या होगी, हम कहेंगे वह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें H2 गैस का दाब, हम कहेंगे वह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें H2 गैस, जो H2 गैस इसका दाब क्या हो, 1 वायुमंडलीय तथा HCl विलयन कितना हो, 1 मोलर हो, ऐसा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। हम कहेंगे वह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें H2 गैस का दाब 1 वायुमंडलीय हो तथा विलयन में H+ आयनों की सांद्रता 1 मोलर हो, ऐसा 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 हाइड्रोजन विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। समझ में आया, H2 गैस का दाब 1 और HCl 1 मोलर होता है, तो ऐसा हाइड्रोजन विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो ये डेफिनेशन लिखोगे, ये चित्र बनाओगे, बाकी हम पूरा अपलोड करवा ही देंगे। ये हो गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हमने समझाया क्या है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है भैया बताओ जरा, विद्युत अपवहन की उपयोगिता लिखो। विद्युत अपवहन वाला कोर्स में नहीं है बिट्टी, विद्युत अपवहन क्या होता है, विद्युत अपवहन डायलिसिस को बोलते हैं, और डायलिसिस क्या होता है वो तुम्हारे कोर्स में है नहीं ये वाला क्वेश्चन, तो विद्युत अपवहन वाला कोर्स से हट चुका है, तो तुमको ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है। समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं करना है क्योंकि इस बार के सिलेबस से हटा हुआ क्वेश्चन है, तो नहीं करना है। अगला क्वेश्चन भी है स्टाइक्योमेट्रो 2, तो हम कहेंगे अगला क्वेश्चन भी तुमको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगला क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट का, और सॉलिड स्टेट तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तो अगले 2 क्वेश्चन तुम्हारे चूंकि सिलेबस में नहीं है, 2022 में था चैप्टर तो उसमें थे, तो अगले 2 क्वेश्चन नहीं करने। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है तीसरे का खा, तीसरे का खा क्वेश्चन नंबर तीसरे का खा। तीसरे का खा क्या कह रहा है, नाइट्रिक अम्ल वाला कह रहा है भाई, चलो क्या कह रहा है, कॉपर की, क्वेश्चन जबरदस्त है, कह रहा है कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया बताओ। कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या बतानी है, क्रिया बतानी है।
क्योंकि दूसरा क्वेश्चन खत्म हुआ है, तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है और 1 घंटे होने भी वाला है। तो फटाफट बताओ भाई, जिसको जिसको कमेंट देना हो दे दूं इसके बाद, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और इसको अगला हम आगे बढ़ाते हैं। बताओ भैया, किसी कोई समस्या हो रही है, किसी को कोई दिक्कत हो रही है, किसी को कुछ ना समझ में आ रहा हो, किसी को कोई समस्या हो, फटाफट बता दो हाँ या नहीं है, फिर इसके बाद हम चलते हैं कमेंट में। बताओ भाई, किसी को कोई समस्या है? आ रहे हैं। क्या करूं? ओजस बोला। ओजस वो फोटो मैंने इसमें भेजी थी ना। हाँ, ये फोटो निकाल दे इसमें और आधा घंटे के लिए अपना मोबाइल हाँ। क्या ये वाला दे मैम को और पापा वाला दे मोबाइल, वो निकाल दो क्वेश्चन। व्हाट्सएप भी व्हाट्सएप पहले नंबर दे। चलो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो भाई, कह रहा है कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया बताओ। तो कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया क्या होगी भैया बताओ। कितने HNO3 हैं? 4 HNO3 हैं। देखो HNO3 4 HNO3 लिख दे। 1 HNO3, 2 HNO3, HNO2 और HNO3 है भैया देख लो। और ये क्या होगा? HNO3 ही होगा। समान ये HNO3 ही होगा। देखो 4 HNO3 लिख दिए। अब देखो क्रिया कर रहा है तो कैसे बना रहा है। तो देखो भैया, ये जो Cu है ये NO3 के वोल्ट वाइज को ले जाता है। तो Cu 2 NO3 के साथ क्रिया करता है तो क्या बना दिया? CuNO3 का वोल्ट है। देखो Cu और NO3 कितने? 2। तो CuNO3 को लेके भाग जाता है। Cu 2 NO3 को लेके भाग गया तो क्या बना है? CuNO3 का वोल्ट वाइज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो भैया, हम तुमको बताना चाहते हैं, देखो ये जो है ये 2 NO2 एक दूसरे को लेके भागते हैं तो क्या बनाएंगे भैया बताओ जरा? 2 NO2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2 NO2। बच क्या रहा है? 2। देखो H2O, ध्यान देखना, H2O, एक ये H2 बच रहा है, H2O, एक ये H2 बच रहा है, तो एक ये H2 बच रहा है, एक ये H2 बच रहा है, तो 2 H2 बच रहा है, तो ये 2 H2। फिर से देखो भैया, CU4HNO3 हमने ऐसे लिख दिया, CuNO2 NO3 को लेके भागा तो CuNO3 का होल्ड पर बचा क्या भैया? ये 2 NO2, ये 2 NO2 अपने मन से अलग होके भागा तो क्या बना? 2 NO2 बचा क्या? H2O और H2O, तो 2 H2O। इसको तोड़ मरोड़ के समझा रहे हैं, मैकेनिज्म देने की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैकेनिज्म देने लगेंगे तो फिर ये जो एक एक अनसॉल्व है वो चलेगा 10-20 घंटे। उनको केवल फटाफट कर देंगे तो हम सिंपल विधि से चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो ये अगला क्वेश्चन है। चलो चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई, बताओ। बताओ ऐसे लिगेंड किसे कहते हैं भैया बताओ जरा?
हमने कहा था, जब हमने चैप्टर पढ़ाया था हमने कहा था कि इस तरीके का कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिले तो ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, लिगेंड। ये लिगेंड कई प्रकार के होते हैं। ये लिगेंड एक दंतुक लिगेंड भी होता है, भैया बताओ जरा। इसके बाद द्विदंतुक भी होता है, बहुदंतुक भी होता है, उभय दंतुक भी होता है, कई लिगेंड होते हैं। ये लिगेंड कई टाइप के होते हैं। तो इसमें एक दंतुक लिगेंड क्या होता है, हमने कहा था वो लिगेंड जो केवल जिसके पास केवल एक दाता परमाणु हो, मतलब वो लिगेंड जिसके पास क्या हो, केवल एक दाता परमाणु उपस्थित हो, अर्थात जो केंद्रीय परमाणु या आयन से केवल एक उपसंयोजन बंध द्वारा जुड़ते हों। मतलब ये जो है इसके द्वारा अगर Fe है, CN जुड़ा रहा है, इस तरीके से CN जुड़ता है, तो देखो CN कितने बॉन्ड द्वारा जुड़ रहा है, हर CN केवल एक ही बॉन्ड बना रहा है। तो मतलब हर CN के पास कितने दाता परमाणु है, केवल एक है। अगर एक दाता परमाणु तभी तो एक बॉन्ड बना पा रहा है। तो यहाँ पर जो लिगेंड है 6 CN है, यानी कि 6 जो लिगेंड है, हर एक लिगेंड के पास 6 ये जो लिगेंड है, लिगेंड के पास कितने दाता परमाणु है, एक दाता परमाणु। कितने दाता परमाणु है, एक दाता परमाणु है। इसीलिए हम कहेंगे कि वे लिगेंड जिसके पास केवल एक दाता परमाणु उपस्थित होता है एक दंतुक लिगेंड कहलाता है, जैसे Cl-, Br- इत्यादि। मतलब जो सेंट्रल मेटल आयन से एक बॉन्ड तक जुड़े, एक इलेक्ट्रॉन देके जुड़े, उसे क्या कहते हैं भैया बताओ जरा। एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक बॉन्ड तक जुड़ा, तो हम कहेंगे उसके पास एक ही दाता परमाणु है। और जिस लिगेंड के पास एक दाता परमाणु होते हैं वो कहलाता है एक दंतुक लिगेंड। और लिगेंड क्या होते हैं हमने बताया, बाकी पढ़ने के लिए चैप्टर में जा सकते हो, इतना सफिशिएंट नॉलेज है यहाँ पर पढ़ने के लिए। और कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए। क्वेश्चन नंबर, उत्तर नंबर तीसरे का कौन सा क्वेश्चन है, तीसरे का, सॉरी तीसरे का, हाँ घ नंबर में चलते हैं। तीसरे के घ नंबर क्वेश्चन में कही रहा है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना में उनको अंतर बताना है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की हमको संरचना में, हाँ भैया कमेंट फटाफट करते रहो, फटाफट कमेंट करते रहो भाई, फटाफट कमेंट करते रहो, कमेंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं मनोज विश्वकर्मा, नहीं 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 नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सब पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं भैया वो कौन है, ये हमको पता जरा करना है। कौन है भैया जो नहीं पढ़ रहा है, फटाफट कमेंट दो। फिर ग्लूकोज और, ठीक है फटाफट, ठीक है भेज देंगे, ठीक भेज देंगे, फटाफट भेजेंगे, परेशानी नहीं, फटाफट भेजेंगे, फटाफट। इस बात का विशेष ध्यान रखना, फटाफट के पहले नहीं भेजेंगे। बताओ भाई, किसी कोई समस्या हो तो बताओ जरा। 2 मिनट पानी आनी पी ले, फिर इसके बाद चालू करते हैं। 1 मिनट जरा लगेगा, मैं पानी आनी पी ले, फिर इसके बाद फटाफट 1 मिनट से कम टाइम लगेगा।
हाँ चलो भाई, एकदम प्लस हो गए, पढ़ाते हैं। 2 मिनट का जरा ब्रेक लिया था, खांसी आसी चल रही है, मैंने कहा दवाई ववाई पी ले भाई, बता दे रहा हूँ। सब लोग हैं, चलते हैं। चलो भाई, हाँ भाई चलते हैं। ग्लूकोज कह रहा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंतर बताना है। कह रहा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर बताना है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर बताना है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है भैया, देखो जरा ध्यान रखना, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की हम ट्रिक बता रहे हैं, ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होता है, इसमें अंतर पूछ रहा है क्या होता है, ध्यान रखना गिनती से। देखो भैया CH2OH CH2OH सेम रहेगा, सेम अंतर रहेगा। देखो ग्लूकोज जो फ्रक्टोज का फार्मूला होता है वो लगभग सेम रहता है, मतलब अगर तुम देखोगे ग्लूकोज का तो C6H12O6, फ्रक्टोज का देखोगे तो C6H12O6, पर स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंजमेंट होता है। क्या होता है, देखो इसमें कीटोन ग्रुप होता है, क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है। इसमें देखो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप में अंतर होता है, यही है। तो हम इसमें 2 अंतर लिखेंगे। सबसे पहला अंतर लिखेंगे, जब भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर लिखेंगे हम लिखेंगे कि पहला पॉइंट कि इसमें देखो एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है। कौन सा ग्रुप मौजूद होता है इसमें, एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है। और इसमें कौन सा ग्रुप मौजूद रहता है, कीटोन। तो हम कहेंगे इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है और इसमें कीटोन ग्रुप मौजूद होता है। दूसरे पॉइंट में हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर। अब भैया इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन को लगाने हैं, और जो पहला कार्बन है वो CH2 बना रहा है, जो अगला कार्बन वो क्या बनाएगा, CH2OH। इसमें भी लगातार 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। पहला कार्बन क्या बना रहा है CH2OH, और लास्ट वाला भी क्या बना रहा है CH2OH। इसमें दोनों CH2OH है,
इसमें लास्ट वाला CH2OH है और पहला वाला क्या है CHO। स्ट्रक्चर याद करने की ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पहला लास्ट दोनों है CH2OH, इसमें लास्ट CH2OH है, तो पहला क्या है CHO। अब देखो भैया पहले इसको बाकी के बीच वाले 4 कार्बन देखते हैं, फिर उसको देखते हैं। बाकी के 4 कार्बन मौजूद हैं। OH देखो सब में लगना OH है। अब देखो इसमें OH फिर H फिर OH, ठीक है। और अगर इधर एक साइड रख लोगे तो उसके जस्ट उसका अपोजिट लगाना है। अगर यहाँ OH तो यहाँ H, यहाँ S तो यहाँ OH, यहाँ OH तो यहाँ H और यहाँ OH तो यहाँ H। तो एक साइड तुमको रखना है OH H OH H OH H, इसका OH और OH। यहाँ OH लगेगा तो यहाँ H, यहाँ H लगेगा तो यहाँ अपने आप OH लगेगा, यहाँ OH तो H, यहाँ OH तो यहाँ H। तो फिर तो देखो याद करने ट्रिक, पहले में इसमें देखो CH2OH, इसमें लास्ट में CH2OH पर पहले CHO। बाकी के बीच वाले कार्बन में पहले OH फिर H फिर OH और OH। और इधर साइड तुमको कर ही लोगे बिल्कुल विपरीत, तो ये वाला स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या हो गया याद हो गया। इसके बाद पहला CH2OH था, दूसरा CH2OH था। अभी हमने बताया कीटोन ग्रुप मौजूद होता है तो CO इसके बाद कर दोगे, तो CH2OH C डबल बॉन्ड को 3 तुम्हारे कार्बन तो हो गए। अब देखो HOH, 3 कार्बन थे HOH और जस्ट इसका अपोजिट लगा देना। तो ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये हो गया फ्रक्टोज का, इसमें एल्डिहाइड, इसमें कीटोन मौजूद हो गया। अब ये आंसर चलते अगले सीखने। चलो भाई अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथे का काम, क्वेश्चन नंबर चौथे का क्या कह रहा है भैया देखो। ZnH + Cu + 2। बड़ा सिस्टम खराब, मोबाइल में फोटो है नहीं, इतने बच्चे बैच के गरीब हैं कि एक अनसॉल्व नहीं खरीद पाए। मेरा बैच सबसे गरीब बैच, इससे गरीब बैच जल्दी कोई मिल नहीं सकता। बताओ ये कोई अनसॉल्व नहीं खरीद पाए कि भैया ले आज के लिए दिए दे रहा, पढ़ा लो आप भी खुश हो जाओ एक दिन अनसॉल्व से पढ़ा के। चलो हमको क्या निकालना है, डेल्टा G इलेक्ट्रोड विभव। E0 सेल का मान कितना दिया गया 1.1। इसके लिए E0 सेल का मान कितना दिया गया 1.1 दिया गया, ठीक है। अब बताओ भाई क्या कही रहा है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा निकालो। मानक गिब्स ऊर्जा निकालनी भैया, इसको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है। हमने बताया था जब भी मानक गिब्स ऊर्जा निकालनी है, मानक गिब्स ऊर्जा निकालनी हो तो फार्मूला होता है डेल्टा G बराबर माइनस का NS। माइनस का N क्या होता है, अभी हमने इलेक्ट्रोड वाला चैप्टर पढ़ा था, बताया था N क्या होता है, जो आयन्स होते हैं उसी को क्या कहते हैं N, हो जाएगा 2। F क्या होता है, हमने बताया था F का मान तुमको याद करना पड़ेगा 96,500, ये कांस्टेंट होता है 96,500। E क्या होता है, E0 का मान दिया गया 1.1। बताओ कैलकुलेशन करो, और हमने फिर से कहा था जो कैलकुलेशन होगी तुमको करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन करके बताओ कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है डेल्टा G0 का मान। कौन करेगा भाई कैलकुलेशन, बताओ कैलकुलेशन करो। माइनस का 210। भैया कैलकुलेटर लेके कौन बैठा है, 212 300, 212 300। तुम्हारे हिसाब से 11 सबसे पहले आंसर किसका आया, सरिता शर्मा। बहुत बढ़िया आंसर बेटी, जीवन में पहली बार तुमने आंसर पहले दे दिया, तुम्हें भी एक टॉफी मिल जाएगी। 80
एक टॉफी, एक टॉफी के तुम विजेता हो। एक टॉफी के तुम विजेता हो। देखो डेल्टा जो जी का मान आया है 212 300 आया होगा जूल, पर इसको अगर किलो जूल में बदलना है, डेल्टा जी नॉट का मान अगर इसको किलो जूल में बदलना है तो 1 2 3 संख्या पहले दशमलव लगा देंगे, हो जाएगा 212.3 किलो जूल। आंसर हो गया। बताओ भैया, इसको बात नहीं समझ में आ रही है? हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हम थोड़ी देर जरा 2 मिनट कमेंट ले लेते हैं। बहुत बढ़िया, आशी, संस्कार पांडे, हर्षित श्रीवास्तव, अंकित चौहान, सतीश, अनुराग, अर्जुन चौधरी, ये सब यही बात हो जाए। आदर्श चांद, क्या अच्छा आगे क्या करने का प्लान है? अर्जुन, अर्जुन को तुम पढ़ लेना, तो आगे क्या करने का प्लान है? तुम्हारा प्लान कुछ फिक्स है? पहले ये बताओ। गैस भरवानी है, गैस भरवा देना आके, ठंडी आ रही है, चाय का टाइम हो गया है, वहां बैठे बैठे मक्कारी जो कर रहे हो। आदर्श चांद से बोल रहे हैं। चलो भैया आगे क्वेश्चन पे चला जाए। इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, माइनस लिखो चाहे ना लिखो, इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किलो जूल में आंसर निकालना। ये कौन आया नहीं है, हमें ये नहीं समझ में आया, कौन बंदा ऐसा है जो अपनी कोचिंग में पढ़ा है जिसको अपने जीवन से प्यार नहीं है? गुड इवनिंग सर, आपकी वजह से पेपर बहुत अच्छा गया, थैंक यू। धन्यवाद भैया, ये सब सुन के तो अच्छा लगता है। चलो आगे चलते भाई, क्वेश्चन में हो गया। चौथे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चौथे के खा में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे का खा, उत्तर नंबर चौथे का खा। क्या कह रहा है? कह रहा है वैद्युत कण संचलन को समझाओ। वैद्युत कण संचलन क्या होता है? मान लो हमने कोई कोलाइडी विलयन बनाया, क्या बनाया? कोलाइडी विलयन। या मान लो हमने कोई विलयन बनाया जिसमें कोलाइड कण है। कोलाइड विलयन में ही कोलाइड कण होंगे। मान लो कोई विलयन बनाया जिसमें कौन से कण है? कोलाइड कण है। कोलाइड विलयन क्या होते हैं? नाइन्थ में सबने पढ़ा होगा। मान लो कोई विलयन बनाया जिसमें क्या है? कोलाइड कण है, ठीक है। और कोलाइड कण अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ प्रवाहित गति करते हैं। मान लो कोई विलयन है इसमें कण है कोलाइड, ठीक है। इसमें हमने इलेक्ट्रोड डाल दिया, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड डाल दिया और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड डाल दिया, और यहाँ पर हमने विद्युत प्रवाहित कर दी। मान लो हमने कोई विलयन लिया जिसमें कोलाइड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और हमने 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। एक इलेक्ट्रोड क्या है? पॉजिटिव है, और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या है भैया बताओ जरा? निगेटिव है। अब इसमें पार्टिकल्स हैं, कुछ कोलाइड पार्टिकल्स पॉजिटिव है और कुछ कोलाइड पार्टिकल कैसे भैया बताओ जरा? निगेटिव। तो जो पॉजिटिव कोलाइड पार्टिकल्स होंगे वो निगेटिव प्लेट की ओर भागेंगे, और जो निगेटिव पार्टिकल्स होंगे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर भागेंगे। तो इसी को क्या कहते हैं? वैद्युत कण संचलन कहते हैं। हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कण अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ प्रवाहित गति करते हैं, उन्हें ही वैद्युत कण संचलन कहते हैं। बताओ भैया, हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, अगर हम यहाँ विद्युत क्षेत्र दें, कोई विलयन है जिसमें कोलाइड कण है, कुछ पॉजिटिव कोलाइड कण है, कुछ क्या है? निगेटिव कोलाइड कण है। ये इस विलयन में एक इलेक्ट्रोड डाला गया, एक पॉजिटिव एक निगेटिव इलेक्ट्रोड डाला गया। जैसे हमने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करा तो जो निगेटिव कोलाइड कण थे वो
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर, जो पॉजिटिव कोलाइड करते हैं वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर भागेंगे। तो हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पॉजिटिव कोलाइड कण का निगेटिव, पॉजिटिव कोलाइड कण का या धनात्मक कोलाइड कण का ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर तथा ऋणात्मक कोलाइड कण का पॉजिटिव यानी कि धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गति करना, ये क्या कहलाता है? वैद्युतकण संचलन। मतलब विपरीत आवेशित, जो इसमें आवेशित हो उसके विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति कर रहा है। ये जो कोलाइडी कण है जो इसमें आवेश है, ये अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति कर रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कणों का अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करना ही क्या कहलाता है? वैद्युतकण संचलन कहलाता है। क्या कहलाएगा भैया? वैद्युतकण संचलन कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन जैसा कि हमने कहा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में नीचे, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर तुम ज्वाइन कर सकते हो। एमके इंडियन ब्लॉग, हेलो सर। चलो भाई अगला चलते हैं, वैद्युतकण संचलन हो गया। चौथे का 10 नंबर क्वेश्चन देखूंगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्कंदन समझाओ। वैसे स्कंदन कोर्स में नहीं है, पर कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाने पर वह अक्षेपित हो जाता है। मान लो कोई कोलाइडी विलयन है, ठीक है, मान लो कोई कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन में अगर विद्युत अपघट्य कोई विलयन मिला दे, कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? अभी हमने बताया था। कोलाइडी विलयन क्या होते हैं? जैसे दूध कोलाइडी विलयन है, खून कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन क्या होते हैं? हमने 9th में पढ़ा चुके हैं बच्चों को, और 9th में ये टॉपिक आता है कि जब दो पदार्थ इस तरीके आपस में मिले कि वो आपस में एक दूसरे में पूर्णता घुले ना, पर जब हम देखें उन्हें वास्तविकता में तो हमें ऐसा लगे कि वो घुल गए, परंतु वो घुले हुए ना हो। जैसे ब्लड में हमें लगता है कि जो WBC वो घुली हुई है, पर वास्तविकता में WBC नहीं घुली हुई होती है। जैसे दूध जब हम देखते हैं तो हमें लगता है सारी चीज घुली हुई है, पर उसमें घुली हुई नहीं होती। तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? कोलाइडी विलयन। तो अगर हम इस तरीके का एक कोलाइडी विलयन ले लें और इसमें विद्युत अपघट्य विलयन डाल दें, क्या डाल दें? विद्युत अपघट्य विलयन डाल दें, तो कोलाइडी विलयन में अगर कोई विद्युत अपघट्य विलयन मिलाते हैं तो अवक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है? अवक्षेपित हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं भैया? बताओ जरा। स्कंदन कहते हैं। तो कोलाइडी विलयन क्या होता है? हमने बताया। विद्युत अपघट्य विलयन क्या होता है? मतलब मान लो कोई पानी ले और उसमें हम ऐसा पदार्थ बोल दें कि वो पदार्थ पानी में जाते ही अपने आयनों में टूट जाते, उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य विलयन। ये भी हम टॉपिक पढ़ा चुके हैं। विद्युत अपघट्य विलयन फिर से देखो क्या होता है कि अगर कोई विलायक ले और उसमें हम ऐसा पदार्थ डालें जो पदार्थ उस विलयन में जाते ही अपने आयनों में टूट जाए, तो बना हुआ वह विलयन क्या कहलाएगा? विद्युत अपघट्य विलयन। तो अगर हम किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य विलयन डालते हैं तो वो जो विलयन होता है वो क्या हो जाता है? अवक्षेपित हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? स्कंदन कहते हैं। तो अगला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब आता है प्रश्न नंबर 4 का गा। आज चौथे नंबर तक का क्वेश्चन कोशिश करेंगे करवा दें।